गुड इवनिंग बच्चा लोग। आपके बोर्ड के पेपर बहुत नज़दीक हैं। परावर्तन और दर्पण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दर्पण के सूत्र का निगमन भी कर दिया। अवतल दर्पण के लिए आपको मैंने ये भी बता दिया था कि किस दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं और कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखने पर कहाँ कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद अब हम अगले चैप्टर अपवर्तन की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का। अपवर्तन क्या होता है और कैसे होता है, तो एक छोटे शब्दों में या सही से एक इसका चित्र बना लेते हैं, जहां हम एक माध्यम को दर्शा लें, कोई भी माध्यम, लेकिन दोनों माध्यम चाहे जिधर से प्रकाश आ रहा है और एक जिधर प्रकाश जा रहा है, ये दोनों माध्यम पारदर्शी। ऐसे छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर अपारदर्शी माध्यम किसी प्रकाश के मार्ग में आता है तो परावर्तन हो जाता है। अगर कोई पारदर्शी माध्यम प्रकाश के मार्ग में आता है तो अपवर्तन हो जाता है। और अगर पारभाषक माध्यम किसी प्रकाश के मार्ग में बाधा बने या मार्ग में आता है तो वहाँ अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है। तो अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अगर वो माध्यम पारदर्शी है, तो यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर माध्यम पे डिपेंड करता है कि वो जो प्रकाश विचलित होगा या अपने मार्ग से हट जाएगा, आपके इंग्लिश शब्दों में बेंडिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं, वो किस तरफ होगा। तो ये डिपेंड करता है उनके माध्यमों के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, फिर से आपको बता दूं मैं, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की तरफ प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से प्रवेश कर रहा है और दूसरे पारदर्शी माध्यम में आते समय वह अपने मार्ग से हट जाता है। इसको अपवर्तन कहते हैं। ये जो किरण आपको दिखेगी, जो सीधी सी बात है, इस अपवर्तक पृष्ठ पर गिर रही है। इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे क्योंकि इसी से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। ये है बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए ये नॉर्मल लाइन है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। और ये जो प्रकाश की किरण बाहर की तरफ निकली हुई है, इस प्रकाश की किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको मिली, चार चीजें फिर से सुन लेंगे। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, बहुत छोटे से, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब वो किस तरफ विचलित होता है ये डिपेंड करता है दोनों तरफ के माध्यमों पर। अब हम पहले इधर का माध्यम को सघन बना लेते हैं, इधर विरल बनाते हैं। अब सघन माध्यम क्या होते हैं और विरल माध्यम क्या होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सघन माने घना और विरल माने फैला हुआ। और ये एक छोटी सी घटना को आप समझ भी जाओगे कि मान लीजिए कि एक किरण जो कि एक छोटे से प्रकाश के स्रोत से निकल रही है, जब वो बाहर की तरफ निकलेगी तो सीधी सी बात है वो क्या करेगी, फैल जाएगी। और अगर वो फैले हुए स्रोत से एक बंद स्रोत की तरफ जा रही है जहाँ जगह कम है, तो वो एकदम सीधी होकर के हल्की सी टेढ़ी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आप ये समझ सकते हो कि सघन यानी घना हुआ माध्यम और विरल यानी फैला हुआ माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, मतलब वो बड़े कोण की तरफ जाएगी। देखिए, ये सघन माध्यम से किरण आई, ये माध्यम अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है सॉरी, और ये अभिलंब से दूर हट रही है। तो सघन माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटते समय विरल माध्यम में अभिलंब से दूर जाने लगती है। देखिए, ठीक है, अभिलंब से दूर। अब इसी का ठीक उल्टा अगर हम कर दें, ये माध्यम हम अगर विरल कर देते हैं और इस माध्यम को हम सघन कर देते हैं, तो विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है। देखिए
कहने का मतलब है कि जहां उसको ज्यादा जगह मिलती है प्रकाश की किरण उतना ज्यादा उधर फैलती चली जाती है, कम जगह मिलती है नहीं फैल पाती है, झुकती जाती है, इधर की तो अपने जितना जगह पाती है उतना ही प्रवेश कर जाती है। तो अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यमों से गुजरते हुए बैंड यानी विचलित हो जाती है, अपना रास्ता छोड़ देती है, अपने मार्ग से हट जाती है। अपवर्तन की घटना के कारण देखिए आपको आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देंगे। उसके अलावा आप अगर अपने घर में एक बाल्टी में पानी रख दें तो उसके ऊपर एक माचिस की तीली रख दें तो उसकी परछाई जो नीचे बनेगी वो हल्की सी टेढ़ी बनती है। ये सब प्रयोग आप देख सकते हो, कर सकते हो। तो अपवर्तन क्या है? अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, मतलब कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश किरण नॉर्मल लाइन से दूर भागती है, बड़ा कोण बनाती है। और अगर रेयर से डेंसर में जा रही है यानी विरल से सघन में जा रही है तो उसको जगह पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं है, वो अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है, ठीक है। तो ये है आपका अपवर्तन। अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अब पहला तो सीधा सा बात है वही है जैसा परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। ये जो बिंदु आप देखते हो जहां ये किरण गिरती है, ये इसी को आपतन बिंदु कहेंगे, चाहे वो अपवर्तन हो रहा हो या परावर्तन हो रहा हो, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण पर अपवर्तित किरण तथा परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। और इस नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। अब इसको भी आप लिख सकते हो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये नॉर्मल लाइन 90 अंश का कोण बना रही है ना, ये देख रहे हैं, ये आपतन बिंदु से 90 अंश का कोण बनाती हुई सीधी रेखा होती है, इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। ये तीनों एक तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। ये तो आपको हो गया। अब दूसरा नियम इसका थोड़ा बहुत अच्छा नियम है, स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने उसको दिया था, उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। वैसे आपसे पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश जो चलता है उसकी चाल कितनी है, तो हम कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। स्पीड देखो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। अब अगर मीटर में जाओगे तो इसके आगे तुमको 3 2 5 3 8 हो गया ना, 2 2 4, इधर से आनंद ए 2 3 हो गया, तो 4 1 5 हो गया, ये 3 8, ये आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 3 × 10⁵ या 3 × 10⁸, ठीक है। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। ये है चाल वेग प्रकाश का निर्वात में, वैक्यूम में। निर्वात वह जगह है जहां हवा नहीं पाई जाती, यहाँ जहां हवा नहीं होती उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल ये है, और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है। तो लगभग 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पानी में पाई जाती है, होती है। दूसरा नियम है कि यहाँ जो एंगल आपका बनेगा और यहाँ जो एंगल आपका बनेगा, इस एंगल को आप आई कहते हो, इसको तो आप जानते हो, एंगल आई जो होता है वो आपतन कोण होता है। एंगल आई इक्वल टू आपतन कोण,
और जो इधर इस बार जो एंगल बनेगा, ये तो वापस तो जा नहीं रहा है, ये आगे जा करके टेढ़ा हो जा रहा है, चाहे इधर की तरफ झुक जाएगा चाहे उधर की तरफ फैल जाएगा। तो जब आगे जा करके टेढ़ा हो जा रहा है तो उस समय ये कोण बनाता है अपवर्तन कोण। इस समय आर हो गया। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या यानी साइन, मैथ वाले इसको जानते होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं और कॉस को हिंदी में कोज्या कहते हैं, टैन को हिंदी में स्पर्श ज्या कहते हैं। ये तो तीनों आपको बढ़िया से याद रहना चाहिए। तो नियम क्या था, स्नेल ने बताया कि आपतन कोण जो है मतलब एंगल आई, इसकी जो ज्या है साइन आई, वह अपवर्तन कोण की जो ज्या है, इन दोनों का अनुपात ले लिया। एक नियतांक है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को n से डिनोट कर देते हैं। तो इसी कांस्टेंट n को हम अपवर्तनांक कहते हैं और अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि फिर से अपवर्तन का मतलब प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, और वो विचलित तभी होगा जब वह किसी जगह से दूसरे जगह जाएगा, और जाते समय उसके मार्ग में जिस प्रकार की बाधा आएगी वह डिपेंड करेगा वह किस तरफ जाएगा। तो अगर वह एक छोटे से माध्यम से निकल करके फैले माध्यम में जाता है तो इस नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब के दूर भागने लगता है उसको, क्योंकि जगह पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। और अगर वह एक बड़े माध्यम से निकल करके एक छोटे सघन माध्यम की तरफ जाएगा तो वह जगह कम पाता है, विलंब की ओर झुकता चला जाता है। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ परावर्तित लिख दोगे तो ये परावर्तन का नियम हो जाएगा। परावर्तन मतलब टकरा के वापस आना, अपवर्तन मतलब टकरा करके आगे चले जाना। परावर्तन में मार्ग नहीं मिला, अपवर्तन में मार्ग मिल गया। तो अगर मार्ग मिल गया तो आप आगे बढ़े, आगे बढ़ते समय आपकी दिशा किस पे निर्भर होगी, माध्यम पर, कि आप किस माध्यम में चल रहे हैं। और अगर परावर्तन होता है तो आप टकरा करके अपने उसी माध्यम में वापस चले जा रहे हैं जिधर से आप आए हो। तो अगर आप यहाँ परावर्तन लिख देते हो, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण, जिसको कि आप आई बोलते हो, इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, रेशियो, एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, जिसे हम n से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं, और उसी n को हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इन दो नियमों को आप नोट करेंगे, पॉज कर दो, नियमों को नोट करेंगे, उसके बाद इसके मैं आपको फिर बताऊंगा। अपवर्तनांक के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया अभी, जिसको हम स्नेल्स का नियम भी कहेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, साइन थीटा यानी साइन यानी ज्या, और ये जो n है इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, ये स्नेल का नियम है। और अपवर्तनांक निकालने का एक और फार्मूला, अगर वो चाल के अनुपात से निकालना है, अगर मान लीजिए आपको सवाल में चाल दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट, हवा में या निर्वात में तो आप जानते ही हो, और दूसरे माध्यम में चाल दी हुई है, तो आप उसका अपवर्तनांक निकालोगे, यानी इक्वल टू C/V होता है। ठीक है, तो n इक्वल टू C/V, जहाँ C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, या हिंदी में आप यहाँ देख सकते हो, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल और दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात ले लो। जैसे मान लीजिए आपसे एक सवाल देता है कि आप ये प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है, पानी में इसकी चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और मान लीजिए आपको पानी नहीं भी कहता है, तो कहता है हवा से किसी माध्यम में जा रहा है, किसी माध्यम में। ठीक है, हो गया। तो उस माध्यम में जिसमें वो प्रकाश ने प्रवेश किया है, उस माध्यम में इस प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान से, जैसे सूत्र है, डेरिवेट नहीं कर रहा, सूत्र के बारे में समझा रहा हूँ कि, और निर्वात में जो आपको चाल पता है वो 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
तो अब आप उस माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालोगे? तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई 3 लाख, माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई 2,25,000। देखिए बहुत आराम से निकल गया, हो गया ना। ये है C और ये है V। आप N किसको लिखते हैं? अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। C किसको लिखोगे? माध्यम या हवा में प्रकाश की चाल है। V जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है। निर्वात और हवा प्रकाश की चाल और ये माध्यम प्रकाश की चाल। माध्यम कोई भी हो सकता है, आप जैसे पानी हो सकता है और हीरा हो सकता है, कांच हो सकता है, इसके अलावा और भी पारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके तीनों जीरो, ऊपर के तीनों जीरो से कट जाएंगे। 300/225, तो कोई भी पहाड़ा पढ़ लो, 5 का 10 का 5 10 का नहीं 15 का पढ़ लोगे, 15 15 225 और 15 दूनी के 30 और 0, ये हो गया 15। तो फिर आप काट सकते हो 5 चौको 20, 5 से 15, 4/3। ये हो गया उस माध्यम का अपवर्तनांक। 3 से 4 में डिवाइड दे दो, भाग दे देते हैं, जैसे 3 से 4 में, 3 एकम 3, 1 बचा, दशमलव लगाए, 3 3 के 9। तो ये माध्यम का अपवर्तनांक गया 1.33। ठीक है, इस तरीके से आप किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं यदि उस माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई हो तो। और अगर मान लो अपवर्तनांक ही दिया है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को पूछ रहा है, तो इसका ठीक उल्टा काम कर सकते हैं हम। तो पहले आपको एक सूत्र जो हमने बताया, sin I अपान sin R इक्वल टू n होता है, दूसरा n इक्वल टू C/V होता है, एक फार्मूला और है n इक्वल टू 1/sin C होता है। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, ये क्रांतिक कोण से रिलेटेड होता है। यहाँ जो आपका C है, जो आइंस्टीन वाला समीकरण आपने पढ़ा होगा, इक्वल टू mc², तो वहाँ आप पढ़ते हो C क्या है? प्रकाश का वेग है। कहाँ? निर्वात में या हवा में। तो यहाँ जो C है ये भी वही प्रकाश का वेग है, निर्वात में या हवा में। और V जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, और आप अपवर्तनांक निकालोगे उसी माध्यम का। ठीक है, तुमको अपवर्तनांक दिया है किसी पदार्थ का, अपवर्तनांक 1/3 है। ठीक है, और इसमें इस पदार्थ में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो n का इक्वल टू तो 1/3 हो गया, c इक्वल टू तुम 3 × 10⁵ जानते ही हो। ठीक है, आपको निकालना है v की वैल्यू। अब cv क्या है? फिर से सुन लो, c प्रकाश की चाल है निर्वात में या वायु में। ठीक है, दूसरा v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है जिसका अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ प्रकाश की चाल निकालनी है। आप n इक्वल टू C/V करोगे सीधे आराम से यहाँ पर, और यहाँ पर इन सारी वैल्यू को रख दो। n की वैल्यू 1/3 हो गई, c की वैल्यू 3 × 10⁵ हो गई, अपॉन v हो गया, v का 1 से मल्टीप्लाई v, 3 3 या 9 × 10⁵ km/s। वैसे ऐसा कोई माध्यम तो मेरे समझ से नहीं है जिसकी चाल प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा हो, सॉरी वैक्यूम में प्रकाश की चाल से ज़्यादा किसी की चाल हो, लेकिन अगर एक तरीके से न्यूमेरिकल दृष्टि से देखा जाए तो यही आएगा। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ n की वैल्यू 5/7 कर दें या 5/3 कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इसको 5/3 कर लोगे, 3 3 या 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 5 आ गया। तो 5 से 9 में डिवाइड देना है आपको, 5 × 5 4 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 5 1.8 बार में जाएगा ये। तो ये चाल हो गई 1.8 × 10⁵ km/s। ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी जिसमें प्रकाश जा रहा है और उस माध्यम का अपवर्तनांक 5/3 हो। तो अब वो जो दूसरा वाला फार्मूला आपको मैंने बताया, जैसे देखिए ये है आपका अपवर्तक पृष्ठ, माध्यम जहाँ से अगले माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है प्रकाश, ये आपका हो गया अभिलंब नॉर्मल लाइन, इसको बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ये जो प्रकाश की किरण गिरी ये क्या है? आपतित किरण। ये जो किरण बाहर की तरफ निकली ये क्या है? अपवर्तित किरण। यहाँ एंगल बना I, यहाँ एंगल बना R। अब आपको मान लीजिए यहाँ पानी है, यहाँ कांच है, तो ये देखिए ये चित्र सही नहीं है। अगर नीचे वाला माध्यम डेंसर है यानी सघन है तो ये ऐसे बनेगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगा। अब
पानी की अपेक्षा कांच जो है सघन होता है। अब यहीं पे हवा होता, यहाँ पानी होता तो भी ये चित्र सही है, लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, यहाँ पानी हो जाए और यहाँ हवा हो जाए तो ये चित्र गलत है। ये माध्यम ऐसे जाएगा, माध्यम में प्रकाश ऐसे निकलेगा, वो अभिलंब से दूरी बना लेगा। तो मान लीजिए यहाँ का एंगल आपका 45 है, यहाँ का एंगल आपका कितना करते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछता है कि जो दूसरा माध्यम है उसमें पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो 1n2 लिखेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, या आप ऐसे मत लिखो, आप सीधे n लिख लो, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हो गया। आई की वैल्यू क्या है 45, 45 अंश, साइन 45 हो गया। आर की वैल्यू क्या है साइन 30। तो अब यहाँ थोड़ा त्रिकोणमिति के हिसाब से साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ आपका क्या होगा, 2 पर उल्टा गुणा कर देंगे ना, 2/30 है तो 30 की वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ 30 हो गई। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। हो गया। अब यहाँ देखिए 1/√2 हो गया आपका अपॉन 1/2। ज़्यादातर बच्चे कैलकुलेशन ठीक नहीं करते हैं, और साइंस तो होम साइंस वालों को भी पढ़ना है, मैथ वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैथ वालों के लिए थोड़ा आसानी हो जाता है, लेकिन होम साइंस वालों को भी तो इसको सीखना चाहिए ना। साइंस, होम साइंस मतलब साइंस, और साइंस तो साइंस होती है, विज्ञान होती है। और यहाँ √2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे। अब यहाँ देखिए जो नीचे का रूट होता है इसको हटाना होता है, आप जानते हैं उसको परमेयकरण की क्रिया बोलते हैं। परमेयकरण करने के लिए आपको यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। ये हो गया 2√2 अपॉन √2 का √2 मल्टीप्लाई 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया √2। ये इसका क्या है आंसर है। मतलब कि यदि प्रकाश ऐसे माध्यम से प्रवेश कर रहा है जो माध्यम में उसके द्वारा बनाया गया कोण 45 अंश है, और जिस माध्यम में वो निकल रहा है उस माध्यम में बना हुआ कोण 30 अंश है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष √2 होता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ये भी आंसर है। ये 2 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है आपके सामने। आप कहें तो एक आध न्यूमेरिकल और भी लगाया जा सकता है, इसको मान करके लगाएं। हो गया। अब यहाँ देखिए, यदि यहाँ का एंगल आप जानते हो, इसको क्या कहते हैं आई। इसकी वैल्यू अगर आपके सामने दिया हुआ है कि आपतन कोण का जो मान है, मतलब जितने अंश पे प्रकाश गिर रहा है किसी माध्यम से, तो वो है मान लीजिए 60 डिग्री, और दूसरे माध्यम में निकलते समय वह जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है जिसको हम रिफ्रैक्टिव एंगल कहते हैं, यानी अपवर्तन कोण, उसका मान अगर मान लीजिए 45 अंश है। अब आपको सवाल में पढ़ना है, उसमें कहता क्या है कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये तो अपवर्तन है। अब जिस माध्यम से प्रवेश कर रहा है वह अभिलंब के साथ वह कोण बना रहा है 60 अंश का, और जिस माध्यम में जा रहा है वह अभिलंब के साथ कोण बना रहा है 45 अंश का। ठीक है। तो आपको जब कोण देता है तो आपके दिमाग में तुरंत ये सूत्र आना है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन। साइन आई का मान कितना हुआ 60, आर का मान कितना हुआ 45, ये हो गया एन। एन क्या होता है अपवर्तनांक। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2। अब फिर से आपको उल्टा गुणा करना है, तो √3 इंटू √2 अपॉन 2। तो अब आप कैसे कर सकते हैं इसको, √3 इंटू √2 √6 अपॉन 2 छोड़ सकते हैं यहीं पे। ठीक है। तो या आप चाहो तो एक बार काट सकते हो, लेकिन आपको यहीं पे छोड़ देना। ये हो गया आपका आंसर। अब अगर चाल दे दे कि प्रकाश पानी से निकलकर या प्रकाश हवा से चलकर एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए 1,75,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, m इक्वल टू, फिर से वही काम करेंगे,
निर्वात में या वायु प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल कर देंगे। इसको कहते हैं C/V। अब यहाँ जितने जीरो आप ऊपर नीचे बराबर देखिए काट दीजिए। ये हो गया 300/175। 25 का पहाड़ा आता नहीं होगा, 5 का ही नहीं आता है। 25 8 200, 25 12 हम 300 और 25 7 175। 12/7 ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में चलें, आपको फिर से मैं एक चीज़ दोहरा देता हूँ कि अपवर्तन क्या है। प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आपके लिए मुख्य चीज़ क्या है, अपवर्तन के 2 नियम हैं। इसमें से एक नियम हूबहू लगभग परावर्तन के नियम की तरह ही होता है, बस आपको वहाँ एक जगह परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण लिखना है। मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा जो स्नेल का नियम बोला जाता है, जो यहाँ पे सामने में लगाया हुआ है, ये इन दोनों एंगल्स पर डिपेंड करता है। आपतन कोण की ज्या, ये जो लिखा है आपतन कोण, इसको I से डिनोट करते हैं और अपवर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण की जो ज्या है वो sin I होगी, sin I, और अपवर्तन कोण की जो ज्या है वो sin R होगी। इनका अनुपात एक नियतांक होता है जिसे n से डिनोट करते हैं या जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, यही अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक का सूत्र भी यही है और स्नेल का नियम भी यही है। उसके पश्चात मैंने आपको एक सूत्र और बताया है जो n = C/V है। यहाँ n जो है अपवर्तनांक है, C प्रकाश की चाल है वायु में या निर्वात में, और V प्रकाश की ही चाल है लेकिन उस माध्यम में जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है। एक और चीज जो मुख्य है कि प्रकाश किधर जाएगा ये डिपेंड करता है किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देंगे कि अगर सघन से विरल में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले जान लें D से R में जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो ये इस नॉर्मल लाइन से दूर हो जाएगा। ये नॉर्मल लाइन क्या है, अभिलंब है, इससे क्या होगा, दूर हो जाएगा। और आप इसको उल्टा कर दो, एक और चित्र बना देता हूं। यदि प्रकाश विरल माध्यम से यानी रेयरर से सघन यानी डेंसर में प्रवेश करता है, डेंसर में प्रवेश करता है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यहाँ जो एंगल बनेगा ये I है, यहाँ जो एंगल बनेगा R है, और यही चीज यहाँ पर भी होती है। I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है। और इसको समझने के बाद मैं आपको अपवर्तन से जुड़ी कुछ और चीज़ें बताऊंगा अगले भाग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं बच्चा लोग। थैंक यू।